तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1। तो यहाँ पर हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ लगातार आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उससे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आइए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेट्स को। तो बढ़ते हैं आज के सेक्टर में। तो यहाँ मैथ का जो पहला क्वेश्चन है इस समय आपके यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है तो इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो संख्या का अनुपात है वो 4:5:7 है और उनका योगफल 320 है। तो सबसे पहले हम लोग 320 को 4:5:7 यानी 7 5 12 4 16 हिस्से में बांट देंगे और उसके बाद बड़ी और छोटी का जो योग है वो 7 4 11 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 20 बार में और 11 दूनी 22 यानी कि 220 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस सवाल के सही जवाब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पर एक तालिका आपको दी गई है। तो तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब देने हैं आपको। तो नीचे एक कंपनी का जो तिमाही बिक्री डेटा वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बिक्री डाटा को देख लीजिए अच्छे से। आप यहाँ देख रहे हैं FY यानी कि फिनेंशियल ईयर आपके 12 से 13, फिर इस तरह से आपको 12-13 सबके तिमाही दिए हुए 3-3 महीने की रिपोर्ट यहाँ पर दिए हैं क्वार्टरली। तो आप यहाँ पर सभी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल ईयर अगर 2012 से 13 की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में आपके बिक्री जो हुई वो 25 लाख रुपए की हुई है। उसी प्रकार सेकेंड क्वार्टर में बिक्री आपके यहाँ पर 34 लाख की हुई है। इसी प्रकार 13-14 में अगर देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में 32 लाख की बिक्री हुई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ डाटा को पढ़ लेंगे। अब इसके बाद आइए हम यहाँ पर देखते हैं इस डाटा में जो पहला सवाल है आपके लिए, वो सवाल आप यहाँ देख रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए आपकी कुल बिक्री कितनी है। तो 14-15 यहाँ पर आप देख रहे हैं 14-15 में 4 तिमाही हैं। तो यहाँ पर आपके ये चारों तिमाही यहाँ पर हो गए। तो इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 4 चौक 16 160 और 13 17 18 160 और 18 178 यानी कि आपके 178 लाख रुपए की बिक्री हो गई। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो गए सही जवाब। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पे यहाँ पर। तो यहाँ फिर से इस डेटा का एक और सवाल यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके फिनेंशियल ईयर 12-13 से फिनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल विकास प्रतिशत में कितना है, साल दर साल जो है वो विकास में प्रतिशत कितना, यानी 12-13 से जो 13-14। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 12-13 की टोटल यहाँ पर देख लेनी होगी बिक्री और उसके बाद 13-14 की टोटल बिक्री को हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो इससे पता चल जाएगा साल दर साल क्या वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जो 12-13 यहाँ पर हैं आपके, तो आप 12-13 के यहाँ पर देखेंगे तो आपके टोटली यहाँ पर हो जाते हैं 112 लाख। और जब हम यहाँ पर ले ले 13-14 की तो 13-14 में आपके हो जाएंगे 120 और 12-14 6 20 यानी कि 140 लाख। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो साल आपके जो 12-13 में 112 लाख से 13-14 में बढ़कर 140 हो गई। तो कितने यहाँ पर टोटल लाख वृद्धि हुई, 28 लाख की वृद्धि है। तो पुराने पर 112 तो इंटू 100। तो यहाँ देखेंगे 28 चौके 112 तो 25% जो है यहाँ पर ग्रोथ हुई है 12-13 से 13-14 में। तो यहाँ पर आइए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपके 25% यहाँ पर हो गए सही। तो बढ़ते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस डाटा का यहाँ पर जो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख ले। तो वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए
जो प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो 13-14 के लिए औसत बिक्री निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग 13-14 के यहाँ पर जो डाटा है हम लोग उसको पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो 13-14 के यहाँ से 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर हो गए टोटल 120 और 12, 14, 6, 20, तो 13-14 के टोटल हो गए 140 लाख। अगर हम इसका औसत करें तो औसत हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 35 लाख जो है वो प्रति क्वार्टरली आपके यहाँ पर 35 लाख, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। यहाँ पर जो क्वार्टरली यहाँ पर जो उसका औसत निकल रहा है वो 35 लाख का निकल रहा है। तो यहाँ से अब ये सवाल आपके हो गए। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं और उनके काम करने की दर का जो अनुपात है वो 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो काम का अनुपात है वो 8:5 है ए और बी के, यानी अगर ए 8 काम करता है तो उतने ही समय में बी कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो अगर दोनों मिलाकर देखी जाए तो दोनों मिलाकर कितने काम करेंगे, 13 काम। तो 40 दिन में करते हैं वो लोग काम दोनों मिलकर, तो 13 गुना 40 यानी वहाँ पर काम कितने हैं, 520 काम है। अब इस 520 काम को ए अकेले करेगा, तो ए अकेले तो 8 ही काम कर सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपके यहाँ पर हो जाएंगे 8 6 48, 8 5, यानी कि 65 दिन। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक समकोण त्रिकोण यानी कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो समकोण त्रिभुज को आप लोग जानते हो, ये आपके हो गए, इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और ऊंचाई जो है वो आधार से 7 मीटर अधिक है। तो ये आपकी हो गई ऊंचाई यानी कि P, और ये आपके 7 ऊंचाई जो है वो आधार से 7 मीटर अधिक है। ये आधार हो गए और ये आपके कर्ण हो गए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। तो आप जानते हैं जो क्षेत्रफल होती है वो हाफ इंटू जो इसकी होती है आधार गुना शीर्षलम, यानी कि हाफ गुना P गुना B बराबर होते हैं आपके 30। क्षेत्रफल 30 है, यानी कि कहने का मतलब जो P इंटू B है वो 30 दूनी 60 हो जाएगी। तो P और B की जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 60 है, और एक चीज़ और बताई गई है कि दोनों में 7 का अंतर है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई जो है वो आधार से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, ये 7 कम है। तो 60 का हम अगर फैक्टर करते हैं यहाँ 12 पंचे 60, तो आप यहाँ देखेंगे अगर ये 12 है ये 7 है तो आपके यहाँ 12 और 5 हो जाएंगे, ये 12 और 5 है तो ये इससे 7 अधिक हो रहा है, 5 7 12। तो सीधी सी बात है 12 5 जब होंगे तो आपके H कितने हो जाएंगे, H हो जाएंगे 13। तो यानी कि उसका आधार जो है आधार हो जाएगा 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गए बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको कौन सा सही है ये आपको बतानी है, यानी कि आपको जो ये यहाँ पर दी गई है आपको चिन्ह के हिसाब से सबसे छोटी से ये बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार आपको समझ में आएगी कि कौन यहाँ पर सबसे छोटी और कौन आपकी सबसे बड़ी है। तो चूँकि यहाँ पर जो आपके हर की जो संख्या है वो संख्या भी थोड़ी सी यहाँ पर आपकी ज़्यादातर से अभाज्य संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर बेटर है कि हम लोग इसे पहले पॉइंट में बदल लेंगे और पॉइंट में सभी को बदलने के बाद यहाँ डिसाइड कर लेंगे। तो आप जब यहाँ पॉइंट में 13/21 को आप पॉइंट में बदलेंगे ये हो जाएंगे आपके लिए 0.619। फिर जब आप यहाँ पर 57/97 को आप यहाँ पर को पॉइंट में बदलेंगे तो ये आपके लिए हो जाएंगे 0.587। और इसी प्रकार हम लोग आपके 52/99
94 को हम लोग यहाँ पॉइंट में जब बदलेंगे तो ये आपके लिए हो जाएंगे 0.553 और उसके बाद आपके लिए बचते यहाँ पर 36/79 को इसको पॉइंट में हम लोग बदल लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 0.455। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी को हमने यहाँ पॉइंट में बदल लिया। अब आपको इसमें से देखनी है कि किसकी जो पॉइंट की वैल्यू है वो सबसे अधिक है। तो हमने यहाँ पर देखा जो 13/21 है वो आपके जो सबसे अधिक है और आपके जो सबसे कम हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 36/79। तो 36/79 आपके स्टार्ट में और अंत में 13/81 और जो आपके सेकंड में जो बड़ी होगी वो 587 यानी 57/79 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके यहाँ फिट बैठ जाएंगे। तो जब आपको इस तरह की सवाल हो तो यहाँ पर किसी किसी सवाल में लॉजिक लगाने से बेहतर है कि हम लोग जल्दी उसको सॉल्व करके निकाल लें, क्योंकि किसी किसी सवाल में आपको हो सकती है कि थोड़ी सी समय ज़्यादा लग सकती है, पर बहुत सवाल ऐसे होंगे जहाँ आपके काफ़ी समय बचेंगे। तो इसलिए ज़्यादा सोच विचार करने से बेहतर है कि हम सवाल को किसी ना किसी तरीके से फटाफट बनाकर आगे निकल जाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है यानी a गुना b। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या का अनुपात है वो तो 7:2 है। अगर यहाँ पर अंतर देखते हैं तो अंतर इन दोनों में 5 है, पर यहाँ जो अंतर दी गई है वो अंतर 50 है। तो इससे कितनी गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ भी जो आपकी संख्याओं का जो गुणनफल है वो 7 दूनी 14, तो ये भी 10 गुना ज़्यादा यानी कि आपके यहाँ पर आपके संख्याओं का गुणनफल कहा जा रहा है। तो पहले इसमें आप क्या करेंगे कि संख्याओं को निकाल लेंगे। तो आपके जो संख्या हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 7 दाई 70 और संख्या हो जाएंगे 20। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 1400 आपके हो जाएंगे। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपने देखा जो आपके दर है वो 20% दी गई है। तो आपके जो आर हो जाएंगे, चूंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित है तो आर आपके एक्चुअल में 20 नहीं हो करके आपके हो जाएंगे 10%, क्योंकि जब भी आपके ब्याज अगर आपके अर्धवार्षिक संयोजित होंगे तो वहाँ पर दर आपके आधे हो जाएंगे। और टाइम चूँकि यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो 2 वर्ष में आपके कितने छमाही अर्धवार्षिक होंगे? तो 2 वर्ष में आपके 4 छमाही हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इसे जो आपके टाइम है यानी n बराबर आपके 2 गुना 2 यानी कि 4 छमाही। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि 10% अगर रेट है तो अगर आप कहीं पर 10 रुपये रखते हैं तो वो 10 रुपये आपके लिए 11 रुपये हो जाती है। तो इसी प्रकार आपको 4 बार इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर आपके 10 पर पावर 4 और 11 पर पावर 4 हो जाएगी। अगर आपने 10 पर पावर 4 यानी कि 10,000 रुपये रखा था तो आपके यहाँ पर 11 पर पावर 4 आपके यहाँ हो जाएंगे 14641। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो पैसे हैं अगर 10,000 हैं तो यहाँ पर आपको कितने रुपए हो जाएंगे? तो 10,000 14,641 हो जा रहा है, पर आपके यहाँ 10,000 नहीं होकर 80,000 रुपये यानी कि यहाँ पर धन आपके 8 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसे 8 गुना ज़्यादा कर लेंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1,17,128 रुपये। पूरा गुना करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1,17,128 रुपये। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर सवाल है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पर एक हम लोग ऑप्शन से इस सवाल को हम लोग आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर पुत्र अगर 10 साल होंगे तो जो पिता हैं वो आपके 36 साल होंगे।
हमने यहाँ ऑप्शन से एक यहाँ पर कोई संख्या मान ली है। तो अगर 3 साल के बाद बात करें, 3 वर्ष बाद, तो पुत्र 13 हो जाएंगे, तो पिता कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। 36 + 3 39 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 13 या 39, यानी कि 3 गुना हो गए पिता की आयु पुत्र से। तो इसका मतलब जो पिता की वर्तमान आयु है वो 36 वर्ष हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा छोटे आंकड़े हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपका समय बचाएगा। तो चल बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पर एक जो स्टैटिक्स का सवाल है, 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों को हम लोग बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सबसे छोटी आपकी है 11, उसके बाद आपकी 23, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद आपके 29, उसके बाद आपके 29 के बाद आपके हो जाएंगे 31 और 31 के बाद 39। तो यहाँ आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। हमने यहाँ पर इसे बढ़ते या घटते क्रम में किसी भी तरह सजा सकते हैं, और यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजा लिया। तो जो मिडिल में आएगी वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका यहाँ पर क्या हो गई? 26। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। जब भी माध्यिका आप निकालेंगे तो इससे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, तभी निकालेंगे, नहीं तो ये गलत हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप सीधी बात देख लो कि 6 वर्ष के लिए आपने निवेश किया, और अगर आप बाद में ही उससे 3% अधिक रेट मांग लोगे तो वो लेने वाला क्या करेगा? आपको 6 साल के क्षेत्रीय 18% ज़्यादा पैसे देंगे। तो 18% से आपको कितने रुपए आ जाएंगे? 18% से आपको 900 रुपये आ जाएंगे। तो 18×95 यानी कि 1% की वैल्यू आपके 50 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू आपके 5000, यानी कि जो आपके मूलधन है वो आपके 5000। ऑप्शन नंबर डी हो गए सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल यहाँ पर सरल कीजिए। तो सवाल आसान है, लेकिन इसे आपको फटाफट सॉल्व करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा यहाँ पर, नहीं तो आसान सवाल भी आप लोगों के समय अगर लैप्स कर देंगे। तो सबसे पहले में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो 45, तो 5 9 45, 9 दूनी 18, प्लस आपके 9 5 45, 5 दूनी 10, और इधर आपके डिवाइड को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 45 है वो आपके ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ से आपके हो जाएंगे 5 9 45, 9 दूनी 18 और प्लस 25 25। तो यहाँ से आपके 45 45 कट जाएंगे, तो 18 10 28। तो 28 बट्टे आपके 8 5 13 यानी 43। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे सही जवाब। तो यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टाइम एंड वर्क का यहाँ पर एक सवाल है। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है और दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ पर देखिए, इसे बेहद ही मैं अच्छे लॉजिक से बता रहा हूँ कि पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। तो अगर क्यू एक काम करेगा तो पी दोगुना सक्षम है, तो उतने ही समय में, यानी अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में जहाँ क्यू एक काम करेगा तो पी 2 काम कर देगा, क्योंकि पी जो है वो क्यू से दोगुना सक्षम है। तो अगर दोनों मिलकर देखी जाए तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे एक दिन में। तो यहाँ इन लोगों ने कितने दिन लगाए हैं? टोटली 22 दिन लगाए हैं। तो 22 दिन लगाए तो यहाँ काम कितने हो गए? 22 तिया आपके टोटली हो गए 66 काम। अब अगर इस 66 काम में क्यू को अकेले दिया जाए तो क्यू आपके 66 दिन, यानी एक एक काम के हिसाब से 66 दिन लगा देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को देखें। इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से ही बना दें। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग।
पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर 24 है तो यहाँ पर जो 24 है तो इसके अंकों का योगफल 4 2 6 हो रहा है, और ये अंकों के योगफल की 4 गुनी यानी 6 चौके 24, तो ये तो सही हो रही है। और अगर संख्या में 27 जोड़े जाएँ तो योग अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो अगर 24 में हम 27 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके 1 और ये 51 हो जाएंगे, तो आपके तो यहाँ योग के तो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपका 12 है। तो यहाँ पर क्या है कि अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 2 1 3 की 4 गुनी 12 आपके यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर अगर इसमें हम 27 जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 39, तो योग की हो जाएगी ये 13 गुनी 7 गुनी नहीं होगी, तो ये भी आपके ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक 48 और एक 36, अगर 36 को देख ले तो 36 के अंकों का योगफल हो जा रहा है 9 9 चौक 36, अपने अंकों के योग की 4 गुनी तो है। अब इसमें अगर 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 7 6 13 1 3 2 5 1 6, तो यहाँ अंकों के योगफल 9 है, तो 9 की यहाँ पर 7 गुनी हो जाएगी, यानी कि 63, यानी कि 36 इस सवाल के हो जाएंगे सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो धारा और नाव से रिलेटेड सवाल है। एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं जो औसत गति होती है वो आपके लिए होती है यानी कि 2xy बट्टे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला औसत गति की होती है, यानी x जाने की गति और y आने की गति। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो धारा के विरुद्ध दिशा में x से y की ओर जाती है और y से फिर x की ओर आती है, तो धारा के विरुद्ध दिशा में जाएगी तो यहाँ नाव की चाल है 40, तो और धारा की चाल है 10, तो जाने में उसकी चाल हो जाएगी 40 घटा 10 यानी 30, और जब वह वापस आएगा धारा के साथ तो उस समय उसकी चाल 40 10 हो जाएगी 50, यानी x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 50, यानी 2 गुना 30 गुना 50 बट्टे आपके x हो गए 30, y हो गए 50, यानी कि योगफल हो गए 80। तो यहाँ से हमने 0 0 कटा दी, 2 चौके 8 कट गए, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार में, तो 25 या 75 बट्टे 2 यानी कि 38.5 यहाँ पर आपके हो गए, सॉरी 37.5 हो जाएंगे यहाँ पर, 37 दूनी 76 1 75, 37.5 ऑप्शन नंबर सी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तो P की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि P जो है वो टोटल कितने घंटे चला, 3 घंटे चला, और कुल दूरी कितनी तय कर ली, पहले 50 किलोमीटर और 70 के हिसाब से 2 बार, तो 140 और 50 यानी कि 190, तो 190 बट्टे 3 कर देंगे तो औसत चाल उसकी हो गई आपके 3 6 के 18, 3 9 63.33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के हो गए सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। तो यहाँ पर हम लोग सीधे देखेंगे कि अगर हम लोग 1380 में बेचते तो 1200 से 180 रुपये लाभ होता, तो कितने परसेंट हो गए, 180 बट्टे 1200 इंटू 100, तो यहाँ पर आपके 12 से हमने इसे कटा दिया 15 बार में, तो हमें अगर 1380 में बेचते तो 15% होती, और अभी 10% पर बेचा तो 15% आते, तो यानी 5% जो है वो अधिक यहाँ पर वृद्धि होती। तो यहाँ सवाल की लॉजिक को समझकर इसे कैसे बनानी है तुरंत,
नहीं तो अगर आप पहले 10% निकालेंगे फिर आप 1380 की निकालेंगे तो काफ़ी आपको लेंदी हो जाएगा और आपके समय झूठ मूठ के बर्बाद होते हैं। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तो यहाँ पर स्टैटिक्स का फिर से एक और सवाल है। तो बहुलक ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। तो बहुलक वो होती है जो आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार दिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे कि 75, 75, 75 ये आपको यहाँ पर 3 बार दिख रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार दिख रही है। तो 75 आपके बहुलक हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं जो दूसरी संख्या होती है वो आपके एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे आपकी पहली संख्या हो जाती है। तो यहाँ आपके एलसीएम एचसीएफ यानी 7 गुना 252 और बट्टे यहाँ पर पहली संख्या आपकी दी गई है 28। तो 7 चौके 28, 4 छक्के 24, 4 तिया 12 यानी 63 ऑप्शन नंबर बी हो गए इसके सही जवाब। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले अंकों का योग 13 देखते हैं किस में होती है। तो 8 5 13, 7 6 13। यहाँ पे जो सभी में है आपके अंकों का योग तो 13 ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले 85 को लेते हैं तो 85 के अंकों को बदल देंगे तो 58 हो जाएगी। तो ये 27 से घट जाएगी यानी कि बदली हुई संख्या 58। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। और जो पहली संख्या अगर पूछी जाती तो वो 85 होती, लेकिन यहाँ बदली हुई संख्या पूछी जा रही तो इसलिए ये हो जाएगी 58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है कि P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की जो लंबाई है वो 7 फीट है। तो यहाँ से लोग देखेंगे P की लंबाई ये 5 फीट हो गई और इसकी जो परछाई है वो 7 फीट हो जाती है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की लंबाई 42 फीट है। तो ये अगर स्कूल की इमारत 42 फीट है तो स्कूल के इमारत की परछाई की लंबाई 42 मीटर है। तो सॉरी यहाँ पर जो ये परछाई है वो 42 मीटर है। तो ये जो आपकी इमारत है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आपके 5/7 बराबर यहाँ पर कर लेंगे हम लोग x/42। तो 7 छक्के 42 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 पंचे 30 यानी कि जो आपके इमारत की लंबाई होगी वो 30 फीट हो जाएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर CP X है तो X का 20% लाभ मिलता है यानी कि X के हमने उस वस्तु के 120% पर बेचा, लेकिन ग्राहक को जो हम यहाँ पर MRP 160 लिख कर रखा है उसे 10% की छूट यानी 160 के हमने उसे 90% पर बेचा है। तो यहाँ से हम परसेंट को कटा लेंगे। 30 या 90, 30 चौके 120, 4 से यहाँ पर आपके कट जाएंगे 40 बार में। तो x बराबर आपके 120 हो गए यानी कि आपके 120 रुपये उस वस्तु का हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर डिवाइड करना है। तो सवाल चूँकि आसान है लेकिन यहाँ पर इसे आसान नहीं समझना है, हमें इसकी एक्यूरेट सॉल्यूशन करनी होगी, नहीं तो क्या हो सकती है कि आपकी ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपकी इस तरह के डिवाइड हो तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लिए 0.0081 और डिवाइड आपके 0.09। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ऊपर जो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 5 है और नीचे पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 2 है। हम लोग यहाँ अतिरिक्त 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगी कि जो पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर हो जाने से ये पॉइंट की वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो ये आपके हो गए 81/9000। तो जब आप इसे 9 से कटाएंगे तो 9 9 81, 9 से 1000 बार में कट जाएंगे
तो नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक यानी पॉइंट के बाद तो आपके ऑप्शन नंबर बी 0.009 हो जाएंगे सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर ज़मीन पर जो सीधे खड़े यहाँ पर 2 खंभे हैं, एक की लंबाई 12 मीटर हो जाती है और एक की लंबाई 17 मीटर हो जाती है। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर, यानी कि जब आप नीचे से यहाँ पर मापते हैं तो ये आपके लिए 12 मीटर हो जाएगी, यानी कि यहाँ भी इस चीज़ में ये आपकी 12 मीटर ये हो जाएगी। तो उनके शीर्षों छोरों की दूरी ज्ञात करना है, यानी ये यहाँ से जो यहाँ तक होगी ये ज्ञात करनी है। तो आपने देखा कि ये एक तरह की समकोण त्रिभुज बन जाती है। तो अगर ये टोटली यहाँ से यहाँ तक 17 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाने के बाद ये जो आपके पोर्शन यहाँ से यहाँ तक में वो 5 हो जाएंगे। तो 12 5 17। तो अगर ये 12 और ये 5 होगी तो ट्राइप्लेट से ये आपके कितनी हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से 13 मीटर, तो इसके हो गए सही जवाब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे तौर पे यहाँ देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो आपने 90 मेज का जो क्रय मूल्य है, 90 मेज को जो आपने खरीदा था वो तो 60 मेज को ही आपने बेचकर अपनी पूरी पूंजी वहाँ पर निकाल ली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 60 मेज में हमारी यहाँ पर जो पूंजी है वो 60 मेज पे ही पूंजी निकल जाती है। तो यहाँ पर 30 मेज के जो बाकी पैसे आए वो तो आपके बेनिफिट में चले गए और 60 मेज ही आपकी सीपी की काम कर गई। तो 30/60 अगर इसे हम लोग कटा लें तो 30 दूनी 60 1/2 यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर सी 50% लाभ हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादर, तो यहाँ पर आपके जो आयताकार चादर है वो इस प्रकार की है। 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेमी की भुजा के 4 वर्ग काटे गए, यानी यहाँ से आपके ये वर्गाकार आपके 5 सेमी के काट दिए गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। तो इसके हर कोने से इस तरह की आपकी ये वर्ग काट ली गई। तो आप जब इसे बक्सा बनाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि आप जो यहाँ पर वर्ग काट लिया तो आपके ये पोर्शन तो यहाँ से बिल्कुल माइनस हो गए, उसी तरह आपके इस तरफ से भी माइनस हो गए और इस तरह के जो आपके ये यहाँ पे आपने बक्सा बना दिया। तो जब आप देखेंगे आपने यहाँ पर जो ये 45 थी पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 45 थी, तो आपने इधर से 5 और इधर से 5 काट दिया। ये जो लंबाई है अब वो 5 5 यानी 10 माइनस होकर के ये लंबाई आपकी 35 हो गई। और यहाँ पर जो चौड़ाई है ये 35 थी, तो ये इसमें आपके 5 और 5 10 माइनस हो जाने से चौड़ाई 25 हो गई। और चूँकि आपने इसे 5 में जो है सेमी काटा है तो इससे आपने जो यहाँ पर इसे खड़ा किया तो ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 5 सेमी हो गई। तो ये आपके जो बॉक्स हैं उसके यहाँ पर तीनों बीमाएँ प्राप्त हो गई। अब इसके आयतन को हम लोग निकाल लेंगे। तो इसकी आयतन जो हो जाएगी L गुना B गुना H, यानी कि 25 पंचे 125 गुना 35, 125 गुना जब आप यहाँ पर 35 करेंगे तो आपके हो जाएंगे 4375 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गए आपके ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए दी गई कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 20 गुणक यानी 8 के जो प्रथम गुणक हैं वो आपके हो जाएंगे 8 और इसी तरह से 16 24 और जो 20 गुणक की बात है तो 20 अट्ठे अंतिम गुणक 160 हो जाएंगे। तो जब भी आप इस तरह के कोई भी
अगर एक आपके रेगुलर सीक्वेंस हो, निश्चित अंतराल पे बढ़ते या घटते हो, या निश्चित सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो जब भी ऐसे सीरीज का आप औसत निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर उसमें आप बट्टे 2 कर दीजिए, आपके सीधे यहाँ पर औसत निकल जाएंगे, यानी कि 84 आपके हो गए 8 के प्रथम 20 गुणकों के औसत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपके लिए, यदि x393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का सबसे छोटा मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो x393 ये आपके 11 से यहाँ पर विभाज्य हो जाते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि 11 से जो संख्या विभाज्य होती है उसके एकांतर अंकों का योगफल बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 3 3 यहाँ पर हो जाएंगे 6, तो यहाँ पर 9 और देखिए चूँकि 9 है तो इसका योगफल तो 6 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए 11 + 6 यानी कि 17 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 8 हो जाएंगे तो 9 8 17, तो जब 17 योगफल होती है तो उसकी भी मीनिंग 6 ही होती है, क्योंकि जब भी 11 या 11 से ऊपर होते हैं तो हम उसमें 11 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 9 8 17, तो 17 की वैल्यू 6 और 3 3 6, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी x की वैल्यू 8 होगी। 8 लगने से ये पूरी संख्या यानी 8393 11 से हो जाएगी विभाज्य। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको दी गई है 13, 19, 21 और 22 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे 13, 19, 21, 22, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि चारों डिवाइड हो सके किसी एक संख्या से। तो इसलिए इसकी जो एचसीएफ होती है एचसीएफ 1 हो जाएगी, और जब भी किसी ग्रुप की एचसीएफ 1 होती है तो उसकी एलसीएम उस संख्या की मल्टीप्लिकेशन करने से प्राप्त होती है। यहाँ हम 13, 19, 21 और 22 को अगर सबको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए 114 114 आपके हो जाएंगे इसके गुणनफल। तो ये ही हो जाएगी उसकी एलसीएम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सवाल है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है जिसमें BC 4 सेमी, EF 7 सेमी और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करें। तो दो त्रिभुज है, ABC और DEF। तो यहाँ पर आपने देखा कि BC की वैल्यू है 4 और EF की वैल्यू है 7 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 144। तो यहाँ पर आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जब भी आपके दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, यानी कि इसके क्षेत्रफल 144 और उसके क्षेत्रफल उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी जो संगत भुजा होती है उनकी अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि इस अनुपात का स्क्वायर, तो 4/7 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 144 बटा में x और 4 के स्क्वायर आपके 16 और 7 के स्क्वायर आपके हो जाएंगे 49। तो यहाँ से आपके 16 नमा 144, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 441 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर सी हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज की जो रूल है एक समरूप त्रिभुज की, वो आपको याद रखनी होगी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ पर आपको एक मल्टीप्लिकेशन दी गई है 3.26 इंटू 7.2। तो सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह की गुना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पॉइंट को भूल कर यहाँ पर 326 को 72 से गुना कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ जैसे कि कर ले 7 से गुना करेंगे, 7 से 2 4 और आपके 326 की डबल 652, तो 2 7 4, तो 472 कहाँ पर आ रही है, तो 23.472 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसके सही जवाब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो ये आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके 2 अप्रैल के जो सेट थे उसमें इतने ही मैथ के क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डील कर दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की सेशन बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको सेशन पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की ये क्लास और हमारी लॉजिक। और जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज का यहाँ पर सेशन समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक अगले नए सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।